और दक्षिण भारत के इतिहास की इसके बारे में यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो बहुत प्रमुख ऐसी सल्तनत थी जिनके बारे में एग्जाम से भी बहुत सारा प्रश्न आते हैं। और एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं हमें पढ़ना भी जरूरी है, इनको समझना भी जरूरी है। तो उसमें दो में एक विजयनगर एक बहमनी। अगर आप बेटा विजयनगर की बात करेंगे, विजयनगर ज्यादा बड़ा है बहमनी से। विजयनगर से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात है विजयनगर भी दिल्ली सल्तनत की तरह कई सारे राजवंशों के साथ मिलकर चला। तो जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो विजयनगर का जो शासन है वो चला है 1336 से लेकर 1672। 1336 से 1672 को अगर आप ध्यान दें तो ये दिल्ली सल्तनत के समय पर प्रारंभ हुआ और ये मुगल सल्तनत काल तक चलता रहा। नहीं, 1526 में मुगल आ गए। ये जो समय आपको बता रहा है 1672, ये 1672 टाइम है शाहजहां और शाहजहां के टाइम की बात चल रही है। अब आप ये समझ लीजिए। तो सोचिए कितने लंबे समय तक इनका पीरियड चला है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एम्पायर हो गया। अब इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया। देखिए ये आपके हिस्ट्री वाले रेगुलर लेक्चर से बिल्कुल अलग है, तो परेशान मत होइएगा। पहला है संगम, ठीक है, दूसरा है सुलभ डायनेस्टी, तीसरा है तुलुक डायनेस्टी और चौथा है अरिविदु डायनेस्टी। देखिए इसमें प्रारंभ हुआ 1336 में और खत्म होगा 17वीं सेंचुरी में, मतलब 1776 के आसपास, ठीक है, 72 के आसपास। अब इस डायनेस्टी की बात करेंगे तो इस समय बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका अकाउंट लिखा। जब मैंने इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया था तो मैंने आप सबको ये बताया था कि इतिहास की प्रासंगिकता तब बनती है जब कोई विदेशी लेखक उसके बारे में कुछ लिखे। अगर कोई फॉरेन अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं तो हम उस चीज को समझ भी नहीं सकते, उस चीज को हम कर भी नहीं सकते। देन हाउ विल यू नो कि भाई ये डायनेस्टी आई थी कि नहीं आई थी, वो राजवंश था कि नहीं। तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ पे कौन आए थे? मोरक्को आए थे, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। इसके बाद पर्शिया से अब्दुल रज्जाक आए थे। फिर वेनेटियन से निकोला डी कॉन्टी आए थे। फिर पोर्चुगीज से डोमिंगो पीस आए थे, ठीक है। इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और निकोलो डी कॉन्टी और डोमिंगो पीस ऐसे लेखक या ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, इस राजवंश में आकर रुके और बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई। इसके बाद बेटा आर्कियोलॉजिकल लिटरली सोर्सेज और न्यूमिस्मेटिक सोर्स भी मिले। भाई सिक्के भी मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लेखन भी मिला। मतलब उन्होंने भी अपने अभिलेख लिखे, अपनी पुस्तकें लिखी। ऐसा बहुत महान ज्ञानी शासक भी थे, शासक भी खुद की किताबें लिखते थे। तो विजयनगर के हर एक पहलू को हम यहाँ से समझ सकते हैं। श्री रंगनम कॉपर प्लेट ऑफ देवराय सेकंड, देवराय सेकंड का श्री रंगम ताम्र पात्र जो है वह बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, क्योंकि जब इसकी हम बात करते हैं तो ये इनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। फिर हम्पी आपने सुना होगा वहां पे, और जो अन्य स्मारक हैं वो क्या बताते हैं, इनके सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में बताते हैं। हम्पी आज भी इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है, आज भी लोग हम्पी घूमने जाते हैं इतिहास के लिए। तो हम्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसके बाद राज्य में कई संस्कृति के लोग रहते थे, कर्नाटकी रहते थे, तेलुगु के रहते थे, तमिल के रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग संस्कृति। जैसे दक्षिण में मदुरै है ना कि सुल्तान विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। अब यहाँ पर बात आती है दक्षिण में कौन था? विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन हो गए? मदुरै, ठीक है। 1377 में मदुरै जो था वो पूरी तरह खत्म हो गया और इसके खत्म होने के बाद, ठीक है, विजयनगर ने चेर के साथ पूरे दक्षिण भारत को रामेश्वरम तक अपने अंदर मिला लिया। सिर्फ उनका एक शत्रु बचा जिसका नाम था बहमनी राज्य। तो यहां से अब हमारी इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, स्टार्ट होगा हमारा संगम राज्यवंश। देखिए संगम राज्यवंश को कभी भी हम पढ़ते हैं तो हरिहर बुक्का को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं आता जो सबसे पहले आए। संगम में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हरिहर बुक्का। तो विजयनगर डायनेस्टी जो है ये हरिहर बुक्का ने फाउंड की, जो एक फैमिली में थे जहां पर 5 भाई थे। उन 5 भाइयों के परिवार में दोनों भाई थे हरिहर बुक्का, इन्होंने स्टार्ट किया इसको। एक किवंती है कि वारंगल के काकतीय लोगों के सामंत हुआ करते थे। पहले क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड्स थे, पर धीरे धीरे आधुनिक कर्नाटक में कांपिल्य राज्य के मंत्री बने। फ्यूडल लॉर्ड से फिर इन्होंने अपनी तरक्की अच्छी की, अच्छी चीजें बताई। उसके बाद कांपिल्य राज्य के बेटा मंत्री बने और वहीं से ये आगे बढ़े। जब कांपिल्य को मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, कब्जा किया तो हरिहर बुक्का को कैद कर लिया और इनसे कहा आप इस्लाम में बदल जाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है हम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं। वो इस्लाम में कन्वर्ट भी हो गए, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद उन्हें वहीं पे विद्रोह को निपटने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है बाद में उन्होंने इनको त्यागा और नए गुरु बनाए अपने, जिनका नाम था विद्या नारायण। इनके साथ ये वापस अपने रिलीजन में वापस आ गए। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे जरूर पूछा गया और कई बार पूछा गया है कि भाई किसके संरक्षण में आकर ये वापस हिंदू बने।
तो याद रखिएगा विद्यारण्य। तो इनके संरक्षण में आकर ये वापस हिंदू बने और विजयनगर स्थापना की। विजयनगर का मतलब होता है विजयों का शहर, द टाउन ऑफ विक्ट्री और द सिटी ऑफ विक्ट्री। इसके बाद क्या, होयसाला किंगडम जो थी, ठीक है, उसका विघटन हो गया, वो डेज्यूट हो गई, मतलब खत्म हो गई। उस टाइम पर हरिहर और बुक्का को मौका मिला अपनी छोटे से राज्य को बढ़ाने का, और पूरा पूरा होयसाला का जो राजवंश था 1346 में उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। तो अभी विजयनगर भी इनके हाथ में चला गया। विजयनगर ने पूरा का पूरा होयसाला राजवंश अपने पास मिला लिया। इसके बाद क्या हुआ, इस स्ट्रगल में उनकी मदद किसने की, है ना, तो इस संघर्ष में उनके भाइयों और उनके रिश्तेदारों द्वारा सहायता मिली, जिस प्रयास से जीत गए। तो देखिए इनके 5 भाई थे, इन सबकी इनकी सहायता मिली और विजयनगर किंगडम बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विजयनगर एक प्रकार का सहकारी राष्ट्रमंडल था। क्या था, कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ उस टाइम का। यहाँ पर बुक्का को इसके भाई सक्सीड करते हैं, ठीक है, बुक्का जो है अपने भाई को सक्सीड करते हैं विजयनगर के थ्रोन पे, और वो अब बैठ के शासन करेंगे। तो हरिहर और बुक्का की अगर आप बात करोगे तो बेटा इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने राजवंश को स्थापित करके सिर्फ कंसोलिडेट किया। आगे इस राजवंश की बातें हरिहर बुक्का के आगे जो महान शासक आएंगे उनसे चलती। अब विजयनगर की जब शक्ति बढ़ेगी तो आप सबको पता है कि जब शक्तियां बढ़ती हैं तो संघर्ष होता है। तो इनके साथ क्या होगा, बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। उस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या, मदुरै के सुल्तान, ठीक है। 1777 में मदुरै की सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये मदुरै भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और विजयनगर के यहाँ से भी कॉम्पिटिशन मिलना हो जाएगा बंद। तो हरिहर और बुक्का के समय तक क्या हुआ, मदुरै भी पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब आएंगे हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड का शासनकाल अगर आप देखिए तो इधर बेटा 23 साल, इधर 6 साल, तकरीबन 29 साल का शासनकाल इनका रहा है और 29 साल इन्होंने शासन किया। यहां से महान शासकों की नई श्रेणियां स्टार्ट होंगी, ठीक है। ऊपर में सिर्फ विद्यानारायण पूछा गया आज तक एग्जाम में कि किन्होंने इनको हिंदुओं में दोबारा कन्वर्ट कराया, और हरिहर बुक्का के टाइम पर 2 राजवंश थे जो इनके सामने खत्म हुए, उनके बारे में पूछा गया और कोई प्रश्न वहां से आया नहीं। अब विजयनगर एम्पायर जो है वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को ईस्ट सी कोस्ट तक हरिहर सेकंड के टाइम पर ले गया, ठीक है। पूर्वी समुद्र तट की ओर विस्तार की नीति अपनाई। उन्होंने नेल्लोर और कलिंग के बीच आंध्र के नियंत्रण के लिए कोडावेडु के रेडियो के खिलाफ संघर्ष की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया, इनकी लड़ाई किससे हो रही थी, रेड्डीज ऑफ कोडावेडु, इनसे उन्होंने लड़ाई की। इसके बाद ये कहा गया हरिहर सेकंड ने आंडकी और श्रीशैलम क्षेत्रों के साथ साथ कृष्णा नदी के तट में, है ना, अधिकांश क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। और उससे इन्होंने क्या बोला गया, रचाकोंडा तेलंगाना के लिए लड़ने के लिए वेलमास के साथ टकराव में लाना पड़ा। अब इनकी लड़ाई किससे हो रही, इवेंचुअली जब ये यहाँ तक गए तो वेलमास के साथ इनकी लड़ाई हो गई, है ना। किसके लिए, राचकोंडा एक प्लेस है जिसको आज की डेट में तेलंगाना बोलते हैं, इसके लिए इनका द्वंद्व स्टार्ट हो गया। किसके साथ इनका द्वंद्व स्टार्ट हो गया, वेलामास, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लेजेंड्स आगे बढ़े, यहाँ पर और भी कई सारी डायनेस्टी थी, लेजेंड्स अब आगे बढ़ेंगे। तो रूलर थे, ठीक है, द रूलर ऑफ वारंगल हैड हेल्प्ड हसन गंगू, बहमनी सुल्तान जो फाउंडर थे उनकी मदद की। किसने की बेटा, वारंगल ने, ठीक है, इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट दिल्ली, but his successor has invaded Warangal and seized the stronghold of the Kulas and the hill fort of Golconda। अगर बात करें किंवदंतियों की कहानियों की बात करें तो वारंगल के शासक जो थे इन्होंने क्या किया, हसन गंगू को अपनी बहमनी राजवंश को स्थापित करने में दिल्ली के खिलाफ मदद की, पर उसके उत्तराधिकारी जैसे है उन्होंने वारंगल पर आक्रमण किया और इनको जीत लिया। बहमनी सुल्तान ने गोलकोंडा को अपने राज्य की सीमा के रूप में तय किया और वादा किया ना तो वह ना ही उसके उत्तराधिकारी वारंगल पर आगे अतिक्रमण करेंगे। अब इन्होंने वारंगल से क्या वादा किया कि हमने एक नई सीमा अपनी निर्धारित कर दी है और वह नई सीमा क्या है, गोलकोंडा, उसके आगे हम लोग नहीं बचेंगे। तो बहमनी और वारंगल का गठबंधन कब तक चला, 50 ईयर्स तक और चलेगा। और तुंगभद्रा और दोहा पर कब्जा करने के लिए, बहमनी के आक्रमण को रोकने के लिए विजयनगर की असमर्थता का एक प्रमुख कारण था। भाई जब इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया तो कहीं ना कहीं विजयनगर को भी लॉस हो रहा था, ये भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। हरिहर सेकंड क्या करते हैं, अपनी जो थी हरिहर सेकंड वारंगल और बहमनी के गठबंधन में अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम थे। उनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि बहमनी साम्राज्य के पश्चिम में बेलगामा और गोवा में कुश्ती थी, ठीक है,
कुश्ती में थे, तो ये एरिया जो था ये इनका था। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका में भी एक अभियान भेजा। तो अब इनके साथ क्या था कि सक्सीजन इन रेस्लिंग, एक रेस्लिंग हुई जहां से इन्होंने क्या बेलगाम और गोवा जो था वेस्ट में बहमनी किंगडम का, ये इनके पास आ गया। और इसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने श्रीलंका में भी आक्रमण करने का प्रयास किया, वहां पर भी लोगों को भेजा। यहां तक हो गए नॉर्मल शासक। अब वो आएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, देवराय फर्स्ट। यहां से लेकर जितने शासक आएंगे इनसे यूपीएससी में भी प्रश्न आया है, पीसीएस में भी प्रश्न आया है। मैं बिल्कुल मानता हूं जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं थोड़ा बोर्डम होता है, इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं होती, बट भाई पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में आता है। अब जैसे ही अपना शासनकाल शुरुआत करता है तो भद्रा दोआब के लिए क्या करता है, वॉर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ही वाज डिफीटेड बाय द बहमनी रूलर फिरोज शाह एंड हैड टू पे ह्यूज, है ना, इंडिमिटी। अब ये क्या करता है, बहमनी शासक फिरोज शाह से हार जाता है और भारी क्षतिपूर्ति देता है, अपनी बेटी की शादी भी सुल्तान से कर देता है। पर ये शांति जो होती है बहुत ज्यादा अच्छे टाइम तक नहीं चलती। देवराय फर्स्ट ने वारंगल के शासक के साथ गठबंधन में प्रवेश किया और दक्कन के सुल्तान, है ना, शक्ति संतुलन के देवराय फर्स्ट की ओर स्थानांतरित हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, शुरुआत में जो शिफ्टिंग 50 साल की थी अब वो बदली। अब इन्होंने मैरिट शो कर दी। उसके बाद देवराय एक अलायंस में आया, किसके साथ, वारंगल के रूलर के साथ। अब जब ये आ गया तो देवराय फर्स्ट के फेवर में चले जाएंगे ये लोग। अब इसके बाद 1420 में फिरोज शाह ने पांगल पर आक्रमण कर दिया, जिससे विजयनगर ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इस बार देवराय ने फिरोज शाह बहमनी को करारी हार दी, क्योंकि दो लोगों का जब टाई अप हो गया था, ये किसके साथ, वारंगल के साथ मिल चुके थे। तो इस बार जब ये आएंगे तो इनको हरा दिया जाएगा बुरी तरीके से। और देवराय ने पालंगल सहित कृष्ण तुंगभद्रा दोआब तक अपना क्षेत्र कर लिया। अब इन्होंने कहां तक का एरिया जीत लिया, कृष्ण और तुंगभद्रा दोआब तक के एरिया को अपने पास रख लिया। यहाँ पर क्या हुआ, अभी 50 साल की जो संधि थी इसमें वारंगल किसके साथ मिलकर काम कर रहा था, विजयनगर के साथ या बहमनी के साथ, बहमनी के साथ। अब इस बार जब आए तो इसने क्या किया, जब ये हार गए पहली बार बहमनी के फिरोज शाह से, दूसरी बार से पहले इन्होंने एक पावर शिफ्ट किया और क्या किया, इन्होंने वारंगल के शासक के साथ मित्रता कर ली। और उसके बाद जब दोबारा युद्ध हुआ तो उस टाइम पे इन्होंने किसको हरा दिया, अपने ही दामाद को कायदे से फिरोज शाह को हरा दिया। और हराने के बाद इन्होंने क्या किया, सिर्फ पांगल नहीं, कृष्ण तुंगभद्रा दोआब तक के क्षेत्रों को अपने पास रख लिया। देवराय ने तुंगभद्रा रिवर पर क्या किया, एक डैम बनवाया ताकि वो कैनाल्स बहुत सारी बनवा सके और वाटर की कमी को दूर कर सके। इसने डैम बनवाया रिवर हरिद्रा पर इरिगेशन के लिए, हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया इसने और तुंगभद्रा नदी पर भी बांध बनवाया, जो इसके लिए बहुत जरूरी काम कर रहे थे। He was a secular ruler in the matter of administration। तो ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ हिंदुओं को रखा, ये अपने प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष शासक था और उसकी सेना में हजारों मुसलमान थे। निकोलो कॉन्टी, अब यहां से याद रखना, ये किसके शासनकाल में आया, जो क्वेश्चन दिया जाएगा देवराय 1, कृष्ण देवराय, देवराय 2, इस तरह दिया जाएगा। तो ये किसके नाम पे आ रहा है, देवराय प्रथम के समय पर आया। और ये इनके किंगडम पर आता है, एक रशियन मर्चेंट था, इसने एक बुक लिखी है वॉयज टू इंडिया। ठीक है, वॉयज टू इंडिया मतलब भारत में जाने वाले जहाज। इसमें इस राज्य का दौरा किया और बहुत सारी चीजें लिखी। इन्होंने कन्नड़ साहित्य और वास्तुकला को संरक्षण दिया। He patronized what? Kannada literature and architecture, and excellent example of the Deccan architecture was Hajara Ram Temple built during his reign। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इनके समय पर क्या बना, हजारा राम का मंदिर। देखिए इस साल राम मंदिर बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हजारा राम मंदिर किसने बनवाया और किस शासनकाल में बना। तो ये ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम के शासनकाल में बना था और बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है उनके यहाँ की वास्तुकला का। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे दूसरे महान शासक, जिनका नाम है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड जो है ये संगम डायनेस्टी के सबसे महान शासक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सेना को मजबूत किया और इसमें दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की कई विशेषताएं शामिल की। विशाल घुड़सवार स्थायी सेना रखी और दक्षिण में किसी भी हिंदू साम्राज्य की तुलना में अधिक केंद्रीकृत राजनीति बनाई। जब देवराय सेकंड आए तो इनको ये लगा कि मुझे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन्होंने समझा भाई दिल्ली सल्तनत के जो शासक है वो मजबूत किए हैं। तो उन्हें पता चला उनकी मजबूती का कारण है घुड़सवार सेना। तो देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों को देखते हुए उन्होंने घुड़सवार सेना को रखा और उसको समझते हुए आगे बढ़े। तो एक घुड़सवार की सेना रखी और सबसे इंपॉर्टेंट राज्य वंश वहां का अपना बना दिया। अगर दक्षिण में कोई और हिंदू राज्य होगा तो उसमें सबसे बड़ा राज्य किसका था, इन्हीं का। देवराय सेकंड ने तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया, ठीक है, और मुदगल
ठीक है, मुदकल, बांकुर और अदर एरियाज जो थे साउथ ऑफ कृष्ण रिवर के, उनको ये लेना चाहता था एंड हैड बीन लॉस्ट टू द बहमनी रूलर्स अर्लियर। अब ये क्या था, पहले बहमनी रूलर ने इनसे ले लिए थे, जिसे इन्होंने वापस लिया। 3 हार्ड बैटल दे फॉट बट इन द एंड 2 साइड्स हैड टू एग्री ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रंटियर। अब वो लेना चाहते थे, 3 बैटल हुई, पर दोनों ने बाद में ये कहा कि चलो हम लोग जहां जाएं वहीं रहते हैं, हमारे पास कोई टेरिटरी नहीं है। तो इनके बीच में भी बहमनी और विजयनगर में युद्ध हुआ बच्चों, बट इसमें भी दोनों में से कोई नहीं जीता। ये क्यों बैटल कर रहे थे, ये चाहते थे मेरे ये एरिया जो बहमनी ने मुझसे छीने थे मुझे वापस मिले, दक्षिण तुंगभद्रा के पास, बट ये वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद इनके टाइम पर कौन आया था, नूनीज आए थे। कौन आए थे, नूनीज, एक पोर्चुगीज थे जो देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे। ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, वो पता लग गया, बट अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, देवराय प्रथम के टाइम पे कौन आया, देवराय 2 के टाइम पे कौन सा आया, एक अगर अभी आप फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपको याद है। ठीक है, न्यूनिस कौन थे, ये किनके टाइम पर आए, ये देवराय सेकंड के टाइम पर आए। ठीक है, और ये जब आए थे तो सेंचुरी में द किंग ऑफ क्वीलिन श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेसस, बर्मीज पेड ट्रिब्यूट टू देवराय सेकंड। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि क्वीलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेनासीरम, बर्मन और मलाया के राजा जो हैं वो कृष्ण देवराय के सामने जाते हैं और इनको ट्रिब्यूट देते हैं। श्रद्धांजलि गलत वर्ड है, ट्रिब्यूट का मतलब होता है उनको धन देते हैं, उनको लाभ देते हैं और मान सम्मान देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक पर्शियन ट्रैवलर और आए थे जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो 2 हो गए, एक तो भाई साहब आ गए और दूसरे आ गए अब्दुल रज्जाक, जो विजयनगर साम्राज्य में इन्हीं के टाइम पर आते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि दुनिया में सर्व प्रमुख जो बड़े शानदार शहर है उनमें से एक विजयनगर है। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में ये अलग वर्ड बोलते हैं। देवराय वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स एंड ऑथर्ड। ठीक है, सोबिगिना सोन एंड आमरुका। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कन्नड़ भाषा में सोबिगिना सोने एंड अमरुका ये 2 किताब लिखी हैं, ये याद रखिएगा, ये 2 भाषाएं इन्होंने लिखी हैं। और इसके बाद संस्कृत भाषा में इन्होंने महानाटक सुधा निधि लिखी है। ठीक है, तो 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी, एक महानाटक सुधा निधि और ये संस्कृत में लिखी है, और जो इन्होंने अपनी कन्नड़ भाषा में लिखी है वो है सोबागिनी सोन एंड अमरुके। ठीक, ये 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं और इनको टाइटल है गज बेतगारा। ठीक है, गज बेतगारा मतलब होता है हंटर्स ऑफ एलिफेंट, जो किसका शिकार करता है, हाथियों का। ठीक है, एडिक्शन ऑफ हंटिंग एलिफेंट्स और अ मेटाफर रेफरिंग टू हिज विक्ट्रीज अगेंस्ट एनिमीज। तो ये कह रहे हैं गज बेटगारा शीर्षक दिया गया क्योंकि इनको शिकारी हाथियों का शिकार करना अच्छा लगता था, और हो सकता है कि इसको एक अलंकार की तरह यूज किया हो कि बहुत ताकतवर थे और ये कहीं पे भी जाते थे तो उसको जीत लेते। अब दूसरी डायनेस्टी सुलवा है, जो सुलवा नरसिम्हन ने बनाई, पर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए चली, तो इससे बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता और बहुत सारे टीचर्स इसको लिखाते भी नहीं है, बट फिर भी इसमें जो शासक थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। तो पहला शासक इसका है सुलवा नरसिम्ह देव राय, 1485 से लेकर 1491 तक बैठेंगे, है ना। अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश की, बट जो इन्हीं के खुद के अपोजिशन के लोग थे, मतलब जो इन्हीं के लोग थे, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और कन्नड़ देश के पश्चिम बंदरगाह मैंगलोर, होनवार, बकनूर, भटकाल पर विजय प्राप्त। याद रखिएगा, इन्होंने भी काम किया। कन्नड़ के आसपास जो कोस्ट थे, ये कोस्ट के जितने बीचेस थे, इनको इन्होंने करा, जो बंदरगाह बने थे। 1491 में उदयगिरी को गजपति कपेंद्र के हाथों खो दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इतना जीता, बट उदयगिरी को इन्होंने गजपति कपेंद्र ने 1491 में इनसे छीन लिया और 1491 में इनकी डेथ हुई। तो भाई जीते 4 और छोड़ दिया क्या, सबसे इंपॉर्टेंट उदयगिरी। उदयगिरी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था इनके लिए, ये विजयनगर के हाथ से चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं थिम्मा भूपाला। ये नरसिम्ह देव राय को करते हैं, बट मर्डर्ड बाय हिज आर्मी कमांडर हु टुक द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट। ये भाई साहब आते हैं, बट क्या होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है, राजनीतिक अशांति का फायदा उठाकर और उनके सेना कमांडर उनको मार देते हैं। उनका छोटा भाई नरसिम्ह राय द्वितीय उनका उत्तराधिकारी बनता है और वो क्या करता है, गद्दी बैठ जाता है। अब नरसिम्ह राय सेकंड बैठते हैं। नरसिम्ह राय सेकंड जो है, ठीक है, क्राउन किंग है, बट जो शक्ति है वो इनके कमांडर तुलुक नरसिंह नायक के हाथ में रहती है। कब तक, 1505 तक, है ना। He was murdered by the son of नरसा नायक, ठीक है, वीर सिम्हा राय, who proclaimed him as the new king। अब ये क्या करते हैं,
मुकुटधारी होने के बाद में और राजा पहनने के बाद भी 1505 तक ये सेनापति तुलवा नरसिंह नायक के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं और इन्हीं का बेटा वीर नरसिम्हा इनको मार देता और खुद को नया राजा घोषित करता है और वहीं से नया राजवंश तुलुक डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, विजयनगर का मतलब ये नहीं कि विजयनगर सेम दिल्ली सल्तनत की तरह कोई ना कोई किसी को मारेगा, नए राजवंश आएंगे, बट इसको मिला के हमने विजयनगर बोला है। तुलुक राजवंश में बात करेंगे, वीर नरसिम्हा राय पहले थे, 1505 से 1509 तक गए थे, तुलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे। बस इनके बारे में और कोई खास बात कही नहीं जा सकती। ठीक, इसके बाद आते हैं कृष्णदेव राय। अब भाई साहब फिर से इतिहास में कोई महानता दिखेगी। कृष्णदेव राय विजयनगर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो ये भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। इनको लोग क्या बोलते हैं? आंध्र पितामह, आंध्र भोज और अभिनव भोज। ये टाइटल आपसे एग्जाम में कई बार पूछेंगे। क्या क्या इनका नाम है? इनका नाम है बच्चों आंध्र पितामह, आंध्र भोज और आंध्र अभिनव या अभिनव भोज। ठीक, ये 3 टाइटल इनको दिए गए हैं। इन्होंने बहमनी साम्राज्य के खंडरों पर अपने स्वतंत्र राज्यों दक्कन के खिलाफ युद्ध लड़े। अब क्या है, बहमनी इस टाइम पर टूट रहा था तो यहाँ पर इन्होंने युद्ध किए और इसके बाद ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए इनको खत्म ही कर रहे थे, बहमनी किंगडम खत्म होने की राह था। मुस्लिम फोर्सेस रिसर्वली डिफीट इन द बैटल ऑफ दीवानी। ठीक है, दीवानी की लड़ाई में मुस्लिम सेना निर्णायक रूप से हार गई और उसके बाद रायचूर दोआ पर भी इन्होंने अटैक किया। ठीक है, और बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से टकराव हुआ, कृष्णदेव राय ने उन्हें भी हरा दिया और रायचूर पर भी 1520 में अपना आधिपत्य जमा लिया, बहमनी किंगडम को हरा दिया। उसके बाद इनकी बीजापुर के सुल्तान से लड़ाई हुई और यहाँ पे भी लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, रायचूर सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो देखिए इतिहास में कृष्णदेव राय बहुत फेमस शासक माने जाते हैं, इनके टाइटल बहुत पूछे जाते हैं और सबसे मजेदार बात है कि ये जो भाई साहब हैं कृष्णदेव राय, इनसे हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मतलब वो सीडीएस में पूछे, सीपीएफ में पूछे, स्टेट पीसीएस पूछे, आईएएस में पूछे। ये इकलौती पर्सनालिटी है जिससे आपको प्रश्न जरूर मिलते हैं। उन्होंने वहां क्या है 3 बहमनी राजकुमारों को भी मुक्त कराया। ठीक है, उन्होंने मोहम्मद शाह को बहमनी सल्तनत बहाल कर दी। अब देखिए बहमनी किंगडम के लोगों को भी कैप्चर कर रखा था इन लोगों ने, तो उनको भी कृष्णदेव राय छुड़ाते हैं और इनको वापस बहमनी सल्तनत दे देते हैं कि भाई जो सल्तनत है आप उस पर शासन करो। कृष्णदेव राय उड़ीसा में भी कैंपेन करते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, और वहां पे गजपति रूलर बैठे होते हैं, कौन? प्रताप रुद्र, है ना, उनको हराते हैं और पूरा का पूरा तेलंगाना जीत लेते हैं। तेलंगाना उड़ीसा के साथ मिला हुआ था तो पूरा का पूरा तेलंगाना ये जीत लेते हैं। He had friendly relation with the Portuguese and the king क्या नाम है, अल्बुकर्क, और सेंट हिज एम्बेसडर टू द कृष्णदेव राय। अल्बुकर्क के साथ भी इनके संबंध अच्छे थे तो इन्होंने भी अपने एम्बेसडर्स यहाँ पे भेजे थे। अब पूछा जाता भाई ये किस धर्म के स्वावलंबी थे, तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। कृष्णदेव राय अपने इंटेलेक्चुअल्स के लिए जाने जाते हैं, इनकी बुद्धिमत्ता बहुत थी, बहुत महान थे और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट था अष्टदिग्गज। क्या है, इनके पास 8 एमिनेंट पर्सनैलिटी थे जिनमें अष्टदिग्गज बोला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए रखता था। ठीक है, अष्टदिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अलसानी पेदन्ना सबसे महान विद्वान थे और आंध्र कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पितामह के नाम से जाना जाता है, मतलब वहां के पितामह हैं एक तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखा है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, पहला मनु चरित्रम और दूसरा हरि कथा सारम। ये दोनों इन्होंने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। इसके बाद एक का नाम आपने बहुत सुना होगा, तेनालीराम, है ना, जिसपे आजकल बहुत बुद्धिमत्ता की बीरबल टाइप के थे, तो तेनाली रामकृष्णा और पिगली सुरन्ना, ये भी इन्हीं के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये खुद तेलुगु में लिखते थे। कौन? कृष्णदेव राय। और इन्होंने अमुक्त, मल्यथ और संस्कृत कृतियां जामवंती कल्याणम और उषा परिणयम लिखी है। ये एग्जाम में पूछी गई है और ऑलमोस्ट हर साल पूछी जाती है। क्या क्या? इन्होंने तेलुगु में लिखी है अमुक्त मलयाद और संस्कृत में लिखी है, ये अमुक्त मलयाद लिखा है और संस्कृत में लिखी है जामवंती कल्याणम एंड उषा परिणयम। ठीक है, उषा परिणय मतलब उषा जो सूर्य की बेटी हैं उनका विवाह कब हुआ, और जामवंती मतलब जामवंत की बेटी थी जामवंती, उनका कृष्ण से विवाह हुआ था, तो इसको बोला जाता है जामवंती कल्याण। तो ये दोनों चीजें इन्होंने लिखी।
अब विजयनगर में इन्होंने प्रसिद्ध विठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी स्टोन टेम्पल का निर्माण कराया। ठीक, दक्षिण भारतीय मंदिरों की मरम्मत भी कराई। कई महत्वपूर्ण भारतीय मंदिरों के लिए बड़ी संख्या में राय गोपुरम मतलब होता है मेन दरवाजा या प्रवेश द्वार बनवाया। विजयनगर के पास नागरपुरम नामक एक नया शहर भी बसा है। ये पूरा का पूरा पैरा उठा के कॉपी कर लेना जैसे मैं। इसके बाद भाई देखो, कृष्णदेव राय सबसे महान थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनसे और कम महान लोग भी होंगे, उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब इससे कम महान लोगों के बारे में बात करते हैं। कहाँ पहुंच गए हम लोग, ज्यादा ऊपर है। ये अच्युत देव राय है ना। कृष्णदेव राय के बाद उनका बड़ा भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके शासनकाल में पुर्तगाली है ना यात्री आए थे जिनका नाम था फोर्निया न्यूनिस। ठीक है, फिर नोआ न्यूनिस, याद रखना ये इनके टाइम पर आए हैं। और उनका पुत्र वेंकटफस उनका उत्तराधिकारी बना। कमजोर शासक था, 6 महीने बाद उसकी हत्या कर दी। और फिर कृष्णदेव राय के पुत्र सदाशिव राय सिंहासन पर बैठे। पहले चाचा का बेटा बैठता है, फिर बड़े पापा का बेटा बैठता है, ये समझ। माइनर होता है ये, तो इसकी रियल पावर किसके हाथ में होती है? अलीबद्दू अलिया रामा राय, जो सन इन लॉ होते हैं कृष्णदेव राय के। अलिया मीन्स होता है क्या? सन इन लॉ, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? दामाद अलिया। अलिया मतलब होता है कन्नड़ भाषा में दामाद, है ना। राम राय वॉज एन एफिशिएंट आर्मी जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। कई सक्सेसफुल कैंपेन करते हैं कृष्णदेव राय के शासनकाल में। इसके बाद अगले शासक बैठते हैं सदाशिव राय। ठीक है, ये रूलर होते हैं कौन से? लास्ट तुलुक डायनेस्टी के। पूरा एम्पायर जो होता है, पूरा साम्राज्य अलिया राम द्वारा चलाया जाता है और सदाशिव राय केवल एक कठपुतली बनकर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो राम राय जो होते हैं, राम राय ने एक दूसरे के विरुद्ध खेलकर दक्कन की शक्तियों के संतुलन को करने का प्रयास किया। स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने पाला बदल, जिसमें दक्कन के राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर को छोड़कर बरार को गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। उन्हें संयुक्त रूप से, ठीक है, 1565 ईस्वी में, ठीक है, कौन सी तालीकोटा की लड़ाई बन्नीहाट में विजयनगर की सेनाओं को करारी हार दी। अब विजयनगर मजबूत था तो इतने सब लोग मिलके आए, इन्होंने मिलकर इनको हराया। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? राक्षस ठंगाड़ी भी कहा जाता है। और राम राय को कैद कर लिया गया, इनको मार दिया गया। यहीं से विजयनगर एम्पायर की पतन की कहानी प्रारंभ हो जाती है और यहाँ से खत्म। विजयनगर खत्म हो जाता है, इसको खंडेर में बदल दिया जाता है। ठीक है, बन्नीहाट की लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। विजयनगर किंगडम फिर भी चलती रही। ठीक है, अरवदी डायनेस्टी अनदर सेंचुरी तक चली, बट ये माना जाता है कि इसके बाद कुछ अच्छा नहीं था, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे। इस राज्य के अंतिम शासक की अगर बात करोगे तो वो सच में रहे श्रीरंगाठल। अगर कोई आपसे पूछे कि विजयनगर पूरी तरह से कब खत्म हुआ, तो खत्म होगा श्रीरंगाठल के टाइम पर। यहाँ पर बेटा विजयनगर का पहला बेसिक आपका खत्म होता है। ठीक, यहाँ तक कुछ हो तो आप बताइए, फिर आगे चलते हैं। फिर चलते हैं विजयनगर के प्रशासन में, जिससे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलो आप लोगों के डाउट का सेशन, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। अब आप लोग पूछिए, आपको जो पूछना है।